नमस्कार बच्चों, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा 12th के लिए पहला भाग, जिसमें कि आपका पहली इकाई यानी फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युत की। इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर आपका आता है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विद्युत आवेश की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके जनक कौन है, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक महान दार्शनिक थेल्स हुए थे, जिन्होंने ये देखा कि अंबर नामक एक पदार्थ होता है, ये कठोर और भूरे रंग का होता है। ठीक है, इस अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो इसके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, घास के तिनके इत्यादि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, ये बात इन्होंने देखी और फिर ये ऐसे ही काफी दिनों तक पड़ी रही। फिर लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट जी हुए, उन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि अंबर की भांति कुछ अन्य पदार्थ और भी हैं, जैसे कांच की छड़ है, आबनूस है, गंधक है, लाख है। इन सभी वस्तुओं को अगर उपयुक्त वस्तुओं से रगड़ा जाए तो इनके अंदर भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा भाई? एक महान दार्शनिक थेल्स थे, जिन्होंने 2500 वर्ष पहले आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ये देखा कि अंबर नामक पदार्थ को अगर ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर ये बात ऐसे ही पड़ी रही। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपके कौन थे? डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि और पदार्थ, जैसे इन्होंने देखा कि जो कांच होता है, आबनूस है, गंधक है और लाख, इन सब वस्तुओं को भी अगर उपयुक्त पदार्थों से रगड़ें तो इनमें भी वही गुण आ जाता है जो आबनूस को ऊन से रगड़ने पे आ जाता है। ठीक है, हाँ, अंबर को ऊन से रगड़ने पे आ जाता है। ओके, ये बात हुई। अब आपका जो अंबर होता है, इस पदार्थ को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसी के आधार पर इन वस्तुओं में जो ये गुण आ जा रहा है, तो इसी को क्या कहा गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ गया या इलेक्ट्रीफाइड हो गया। हिंदी में इसी का शब्दार्थ होता है आपका कि विद्युतमय हो जाता, यानी कोई भी वस्तु आपकी विद्युतमय हो गई। ठीक है,
तो ये गुण जब वस्तुओं में आ गया तो इन वस्तुओं को क्या कहा गया कि ये वस्तुएं वैद्युतमय हो। ठीक, ये इतनी बात आपकी हो गई। अब हम देखेंगे आवेश। अब हम आवेश पे आएंगे 4। अब हमने क्या देखा यहां कि कोई भी वस्तु अगर स्पेसिफिक वस्तु है, उसको किसी उपयुक्त वस्तु से रगड़े जाने पर क्या हो रहा है, उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का, छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है। अब यहां जो दोनों वस्तुएं रगड़ी जा रही हैं उन प्रत्येक वस्तुओं में ये गुण आएगा। ठीक है, दोनों ही वस्तुएं विद्युतमय हो जाएंगी। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु पर होने से वो अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। बराबर, यानी कोई भी वस्तु है अगर उस पर विद्युत आवेश है तो वो अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका आवेश। अब हम आएंगे कि जो वैद्युत आवेश होता है उसका कितने टाइप का होता है। अब हम देखेंगे बेटा वैद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, अब हम टाइप पे आएंगे तो यहां पर देखेंगे कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। अब यहां पर एक कांच की छड़ है और एक आबनूस की छड़ है। ठीक है, तो क्या है आपकी, एक कांच की छड़ है और एक है आबनूस की छड़। ठीक, अब कांच की छड़ हम लेंगे और इसको रगड़ेंगे किससे, रेशम के कपड़े। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर हमने एक कांच की छड़ लिया, इसको स्टैंड से लटकाएंगे। ये आपकी क्या हो गई बेटा, कांच की छड़। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसको लटका दिया। और दूसरी छड़ कौन सी होगी, आबनूस की छड़। इसको हम रगड़ेंगे बिल्ली की खाल। इसको बिल्ली की खाल से रगड़ करके इसको भी स्टैंड पे लटका देंगे। ये आपकी हो गई आबनूस की छड़।
बराबर। अब एक दूसरी छान लेंगे, वो भी कांच की एक दूसरी छान लेंगे और इसको भी हम बिल्ली की खाल से रगड़ करके और इसके पास ले जाएंगे। किसके पास? पहले कांच की छड़ के पास ले जाएंगे। तो जब हम दूसरी छड़ जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी जा चुकी है उसको पहले ही रेशम के कपड़े से रगड़ करके जो कांच की छड़ लटकाया हमने, उसके पास एक दूसरी कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसके पास ले जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ अनुभव होता है। क्या अनुभव होगा? कि हमारी जो कांच की छान लटकी हुई है और इसके पास जो दूसरी कांच की छान लेके आए रेशम के कपड़े से रगड़ करके, इन दोनों में प्रतिकर्षण क्या होगा बेटा? यहां पे आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। यहां पे आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और जब हम इसी कांच की छड़ को जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है, आबनूस की छड़ जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ करके लटकाई गई है, उसके पास ले जाएंगे, तो यहां पे हमें आकर्षण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ये दोनों क्षण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। अब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि आवेश दो प्रकार का। ठीक है। एक वैसा है जो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पे आ रहा है, और एक ऐसा है जो कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पे आ रहा है। ठीक है। अब यहां से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जो समान प्रकार का आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और जो विपरीत प्रकार का आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है ना? कैसे? क्योंकि ये भी क्षण कांच की है, ये भी क्षण आपकी कांच की। इन दोनों क्षणों को हमने किससे रगड़ा है? रेशम के कपड़े से रगड़ा है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये पदार्थ समान है और समान पदार्थ से ही रगड़ा गया है, तो इनमें आवेश भी समान होगा। तो यहां से स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से हमने रगड़ करके लटकाया था, तो इसमें अलग प्रकार का आवेश है, और कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसके पास ले गए हैं, उसमें अलग प्रकार का आवेश है। इसीलिए इसमें आकर्षण हो रहा है। तो इसलिए यहां से कह दिया गया कि जो विपरीत प्रकार का आवेश है उसमें आकर्षण होता है। ठीक, ये बात हो गई। अब आगे देखेंगे हम। अब एक साइंटिस्ट हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बराबर। इन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार समान परिमाण एवं विपरीत विपरीत चिन्ह वाले जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो मिल करके क्या हो जाती हैं? जीरो। उसी प्रकार समान मात्रा एवं विपरीत प्रकृति वाले जो आवेश होते हैं वो भी मिलकर के क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जैसे समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह
की जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, मिल करके शून्य हो जाएंगी। ठीक, उसी प्रकार इन्होंने कहा, इसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। बराबर। अब इन्होंने ही आवेशों का नामकरण किया। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से आवेश थे? एक तो कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़े जाने पर उत्पन्न आवेश, और दूसरे प्रकार का आपका है आबनूस की छड़ पर बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर उत्पन्न आवेश। ठीक, अब इन्होंने कांच की छड़ पर जो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको बिना ही तर्क के, ठीक है, बिना ही किसी प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या नाम दिया, इसको नाम दे दिया आपका धन आवेश। क्या नाम दिया? धन आवेश। और इसको क्या नाम दिया? ऋण आवेश। बराबर। कैसे? जैसे इन्होंने ये बताया था कि जो समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह की जो संख्याएं हैं वो जब आपस में मिलती हैं तो शून्य हो जाती हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो भी मिलकर के विद्युत उदासीन यानी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, उसी बेस पर इन्होंने जो कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़े जाने पर आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको धनावेश नाम दिया, और जो आबनूस की छड़ पर बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको ऋणावेश नाम दे दिया, बिना किसी तर्क के। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आगे देखेंगे हम लोग अब आएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक, तो आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है? आवेश कैसे किसी वस्तु पर आती है उसके बारे में यह सिद्धांत आपका दिया गया है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी के कारण विद्युत आवेश। ठीक है, तो आवेश वाहकों की जो परिकल्पना है ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। ठीक है, और इसका मुख्य
कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको। अब इस यूनिवर्स में यानी पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब कैसे मिलकर बनी है बेटा? एटम, है ना, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। और ये जो आपका परमाणु होता है ये गोलाकार यानी गेंद जैसा होता है, इस स्फीयर का, बराबर। इसके सेंटर में एक बहुत ही सघन क्षेत्र होता है। इसके अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन? एक आपका प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इसके बाहर चारों ओर एक तीसरे प्रकार का कण जो इलेक्ट्रॉन है वो त्रिविमीय क्षेत्र में चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर। ये हुआ आपका परमाणु। इसी परमाणु से सभी वस्तुएं संसार में बनी हुई है। ठीक, अब उनमें इन मूल कणों यानी जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्याएं अलग अलग होती हैं विभिन्न परमाणुओं में। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोटॉन है उस पर कौन सा आवेश होता है? इस पर होता है धनावेश। न्यूट्रॉन जो आपका ये विद्युत उदासीन होता है। ठीक, यानी यहां पे जो ये न्यूक्लियस है आपका, क्या? नाभिक, ये आपका धनावेशित होगा। क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे धनावेश है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, तो आपका पूरा नाभिक क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। अब इसके बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के परमाणु के पूरे आयतन में, वो सब ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब कोई भी वस्तु है उसके किसी परमाणु से अगर किसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर दें या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ले आए तो क्या होगा? इससे पहले एक बात यहां पे और स्पष्ट होनी चाहिए कि आपका जो प्रोटॉन है और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो आवेश की मात्राएं हैं वो समान होती। आवेश की मात्राएं क्या होती हैं? समान होती। इलेक्ट्रॉन पे ई के बराबर ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन पे ई के बराबर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, ई का मान आप सबको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, अब सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो परमाणु है वो सामान्य अवस्था में कैसा होगा? विद्युत उदासीन होगा। अब इस परमाणु पे अगर धनावेश चाहिए या ऋणावेश चाहिए तो क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन या निकाल दें या फिर बाहर से ले आए तो फिर आवेश अनिकुल हो जाएगा। तो इस परमाणु पर अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनावेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है तो ऋणावेश आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज ये दिमाग में आना चाहिए कि केवल इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकाल, प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हैं। यहां पर नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि संभव नहीं है। यहां पे सिंपली इलेक्ट्रॉन ही निकाला जा सकता है और बाहर से लाया जा सकता है। प्रोटॉन को निकालना लगभग नामुमकिन है। ठीक, तो ये सिद्धांत क्या कह रहा है भाई? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, यानी किसी भी प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉनों को अगर ऊर्जा मिल गई और वो उस वस्तु से निकल करके अन्य वस्तु पर चले जाते हैं, तो वो वस्तु आपकी क्या हो जाएगी?
धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन परमाणुओं में धनावेश की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे कि आपका पूरा वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर बाहर से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो जो दूसरी वस्तु पर गए, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी परमाणुओं में, जिससे कि वो वस्तु आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया। अब इसका अगर घर्षण द्वारा हम लोग स्पष्टीकरण देखें तो घर्षण द्वारा इसका स्पष्टीकरण करें तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होगी, है ना। सबको पता है भाई, हाथ रगड़ो आपस में तो क्या होगा, गर्मी आती है ना। ठंडी में क्या करते हैं हम, जब बहुत ठंडी लगती है हाथों में तो हाथों को ऐसे रगड़ करके फ्रिक्शन फोर्स द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तब जो अब दो वस्तुएं हमने ली उनको आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स से ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब वो ऊष्मा कौन ग्रहण करेगा, उन वस्तुओं में जो उपस्थित परमाणु हैं उनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके क्या होगा, वो अपनी कक्षा छोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा, किसी दूसरी वस्तु पे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक हमने ये देख लिया कि वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां धनावेश होगा और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पे आपका ऋणावेश होगा। अब हम देखेंगे वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या, कूलाम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है ये आपका कैपिटल सी। ठीक, इसकी जो परिभाषा है वो विद्युत धारा के जो मात्रक, आपका विद्युत धारा का मात्रक पता ही होगा क्या है, एम्पियर होता है। एम्पियर के आधार पर दी जाती है। ठीक है, आपको धारा की परिभाषा पता ही होगा कि आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है वो क्या होती है, दर को विद्युत धारा कहते हैं। बराबर, यानी जो आपकी विद्युत धारा है, मैथमेटिकली इसको अगर लिखें तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश बटे समय। अब यहां से अगर हम विद्युत आवेश लिखें तो क्या मिलेगा, विद्युत धारा गुणे समय। सिंबॉलिक लिखें तो आवेश को अगर हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को
समय को t। ठीक है, अब यहां से अगर हम ये ले लें धारा I की जो वैल्यू है वो क्या ले ले बेटा, 1 एम्पियर, और समय t आपका 1 सेकंड ले लें। कितना, 1 सेकंड। तो आपको Q बराबर क्या मिल जाएगा, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड, और इसी को क्या कहते हैं, कूलाम, यानी आवेश आपका 1 कूलाम हो जाएगा। तो इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे, इसको परिभाषित इस प्रकार करेंगे कि एक किसी परिपथ में एक सेकंड में यदि 1 एम्पियर की धारा, ऐसे नहीं, इसको हम इस प्रकार लिखें, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो परिपथ में प्रवाहित आवेश क्या होगा, 1 कूलाम। प्रवाहित आवेश आपका 1 कूलाम होगा। बराबर, क्लियर है ना। किसी भी परिपथ में अगर 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो वहां पर जो आपका प्रवाहित आवेश होगा वो 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसको देख लो। अब हम आएंगे, अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत आवेश का संरक्षण। क्या है, वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक, तो संरक्षण का मतलब, वैद्युत आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। अब यहां पर देखेंगे, जैसे कोई भी वस्तु है, उससे जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है ऊर्जा देने के बाद, तो वो कहीं दूसरी वस्तु पे चला जाता है। ठीक है, पहली वस्तु जितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पे दूसरी पे उतना ही इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कहीं तो जाएगा ही, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, आवेश एक जगह से निकल करके दूसरी जगह जा रहा है, बीच में उसका कहीं भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है,
कि जो आवेश है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं वैद्युत आवेश, बस ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। ठीक है, तो यही है वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब अगला पॉइंट है आपका मूल आवेश। ठीक, आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब इसको देखेंगे। अब नेचर ने हमें मूल आवेश दिया, ठीक है, वो छोटा से छोटा आवेश जो कि अविभाज्य है। ठीक है, अब मूल आवेश कौन सा है? ये जो आपका परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वही मूल आवेश। उससे छोटा आवेश पाया ही नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश है ना। तो ये जो सबसे छोटा आवेश है इसी को मूल आवेश कहते हैं। प्रकृति ने हमें यही दिया है। अब कोई भी वस्तु जब आवेशित होती है तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कैसे, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां धनावेश आएगा और जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां ऋण आवेश आएगा। अब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे नंबर में जाएगा, एक गया, दो गया, तीन गया या चार गया, पांच गया। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल के गया या डेढ़ निकल के गया या ढाई निकल के गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो एक, दो, तीन या चार इस प्रकार, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या है आपका, ई है। तो किसी भी वस्तु से जब आवेश निकलेगा तो या ई या फिर टू ई या फिर थ्री या फिर फोर ई इस प्रकार, या किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, आवेश हमेशा इसी फॉर्म में होगा, आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। यानी आवेश फ्रैक्शन के रूप में किसी भी वस्तु पे कभी नहीं आएगा। किसके फ्रैक्शन, जो आपका मूल आवेश है उसके फ्रैक्शन के रूप में आपको आवेश कभी भी मिलने वाला नहीं है। आवेश हमेशा कैसे मिलेगा, आपका जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज। ठीक है, हमेशा E2 E 3 E 4 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, आवेश की यही प्रकृति क्या कहलाती है, क्वांटम प्रकृति। ठीक है, आवेश हमेशा जो मूल आवेश है उसके पूर्ण गुणज में ही मिलता है। यही चीज क्या कहलाती है, आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, तो मूल आवेश क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ई, जो सबसे छोटा आवेश उसी को कहते हैं, इसको मूल आवेश कहते हैं। और क्वांटम प्रकृति क्या है, किसी भी वस्तु पर जो पाया जाने वाला आवेश होता है वो सदैव क्या होता है, जो आपका मूल आवेश ही है उसके पूर्ण गुणज में होता है। तो यही जो प्रकृति है ये आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाती है। क्लियर है इतना, खुद से लिख सकते हो इसको, तो खुद से ट्राई करो लिखने का। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आएंगे कूलाम के नियम पर। कूलाम का
नियम। ये क्या बोला है भाई? तो 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, ठीक है, जिन्होंने आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसके संबंध में अपना एक नियम दिया, ठीक है। उसी नियम को हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या बताया भाई कि अगर कोई दो आवेश, ठीक, एक आपका अगर Q1 है, दूसरा आपका Q2 है, ये दोनों परस्पर कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की जो दूरी है दोनों आवेशों की, अगर वो R है, ठीक, तो इन्होंने एक नियम दिया प्रयोग करके। वो नियम क्या था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा, क्योंकि अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो इसके संबंध में इनका नियम क्या है? किन्हीं, लिख देता हूं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखेंगे? किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है वो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। और वही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अगर यहां पे आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो आपका अनुक्रमानुपातिक नियतांक K है, ये क्या है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक। इस अनुक्रमानुपातिक नियतांक K का जो मान होता है वो किस पे निर्भर करेगा? ये दोनों आवेश किस माध्यम में है, इन दोनों आवेश का मात्रक क्या है, यानी आवेश पर निर्भर करेगा, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, इन सब बातों पे निर्भर करेगा। तो यहां पर हम ये मान लें कि अगर आवेश का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम लिया जाए और जो दूरी का मात्रक है
वो क्या लिया जाए, मीटर लिया जाए। क्या लिया जाए, मीटर लिया जाए। ठीक। और ये दोनों कहां पे स्थित हो, निर्वात अथवा वायु में, यानी इनके बीच का जो माध्यम है वो क्या होगा बेटा, वो या तो निर्वात हो या फिर वायु। ठीक। यानी दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं, निर्वात या वायु में स्थित हैं। इन पर जो आवेश है वो उसका मात्रक कूलाम लिया गया है। इनके बीच की जो दूरी है उसको हम मीटर में ले रहे हैं। ठीक। तब प्रयोग से ये जो के है आपका, इसका मान क्या निकाला गया, 1 आया। ठीक। इस के का मान क्या आया, सॉरी 1 नहीं होगा, ये के का मान क्या आया, 9 गुणे 10⁻9, बराबर। सॉरी एक गलती से हो गया था, ये के का मान क्या आएगा, 9 गुणे 10⁻9 आएगा। ठीक। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यानी जो हमें फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, के की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपको फार्मूला मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, इसको देख लीजिए आप लोग। बताता हूं मैं। अब हम देखेंगे जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, यानी निर्वात की विद्युतशीलता, इसका आंशिक मान एवं मात्रक। तो पीछे हमने देखा है कि जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 के बराबर होता है। तो यहां से आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। क्या मिलेगा, 4 गुणे 3.1 4 गुणे 9 गुणे 10⁻9। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8.85 इंटू 10⁻12। मात्रक क्या होगा भाई इसका, एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालेंगे। अब जैसे आपका जो फार्मूला मिला है कूलाम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये इतना तो कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर। अगर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ तो बराबर क्या मिलेगा, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा भाई, Q1 Q2 आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति, नीचे आपका फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, बराबर। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
है। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। एमकेएस पद्धति में तो फिर न्यूटन को भी चेंज करेंगे, है ना। कैसे, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन का मात्रक, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है ना। तो आपको पता है ये बराबर क्या होता है, एम। एम क्या है, मास है, इसका मात्रक किलोग्राम। एक्सीलरेशन, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखो और आपको एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिल जाए। निकाल सकते हो, आराम से निकाल लेना। हाँ, इसकी बीमा निकाल लीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, अब इसकी बीमा निकलवा देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विनीय सूत्र। अब आपने देखा कि जो इसका मात्रक है एप्सिलॉन नॉट का, वो क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम एक्चुअली क्या होता है, पहले ही बता चुका हूं। कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो कूलाम की जगह क्या लिख सकते हो आप, एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, नीचे न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा एम्पियर स्क्वायर, एक सेकेंड स्क्वायर और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो सेकेंड की पावर 4, नीचे किलोग्राम, एक मीटर ये वाला और 2 ये वाला, कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हो, किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -3, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। अब बीमा में लिखेंगे तो क्या होगा, इसकी बीमा हो जाएगी m पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर 4 और a की पावर 2। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का विनीय सूत्र। ओके, अब आज हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, बराबर। थैंक यू बच्चों।